हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। जय हिंद, जय भारत। आई होप सब बढ़िया होंगे। क्लास से पहले ये थोड़ा मौसम देख लो। कल रात को हल्की सी बारिश हुई थी और आज सुबह देखो 6:30 बजे हैं, फिर भी इतनी धूप हो रखी है। आप सभी की बारिश हुई या नहीं, और आप लोग कहाँ कहाँ से हो कमेंट में बताना। चारों तरफ देखो कैसे धूप निकली हुई है और मैं अभी 6:30 बजे हैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे आज वर्ती गति। इसको हम पूरा कंप्लीट कर देंगे चैप्टर को एक ही वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए ये दो डायग्राम है, इनको देखते हैं। तो चलिए इनको डायग्राम को समझते हैं। दे रखा है एक सर्कल है, उसके अंदर ये केंद्र और यहाँ पर एक त्रिज्या और यहाँ पर एक त्रिज्या। ये होगा एक ट्राइंगल। इस त्रिज्या को लिख रखा है R2 और यहाँ पर ये R1। ये है थीटा। यहाँ से ये जो वेग होगा वो होगा V1 और यहाँ से वेग होगा वो होगा V2। अब देखना इसके अंदर दो फॉर्मूले निकलते हैं। देखो R1 इक्वल टू R2 माने हम, तो R होगा R इक्वल टू R1 इक्वल टू R2, यानी कि दोनों त्रिज्याओं को हमने सेम माना। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो होगा विस्थापन परिवर्तन। विस्थापन में परिवर्तन, यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आएगा। देखो अब ये R1 है, तो यहाँ से A बिंदु से B बिंदु तक जो विस्थापन होगा इसका फॉर्मूला है विस्थापन में परिवर्तन। तो ये क्या होता है 2R साइन थीटा बाई 2। ये होता है 2R साइन थीटा बाई 2। और अगर वेग में परिवर्तन, विस्थापन की जगह वेग आ जाए, वेग में परिवर्तन, तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा 2V साइन थीटा बाई 2। यहाँ पर R की जगह V कर देना है वेग, और विस्थापन आए तो त्रिज्या R कर देना है। 2 विस्थापन में परिवर्तन डेल्टा R और यहाँ पर वेग में परिवर्तन डेल्टा V इक्वल टू 2V साइन थीटा बाई 2। और यहाँ पर विस्थापन में परिवर्तन है उसका फॉर्मूला है डेल्टा R इक्वल टू 2R साइन थीटा बाई 2। वेग में परिवर्तन है वो है डेल्टा V इक्वल टू 2V साइन थीटा बाई 2। यहाँ पर हम देखते हैं दूरी को। देखो दूरी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई R। ये होता है अर्धवृत्त के लिए। अर्धवृत्त के लिए जैसे ये वृत्त है और ये एक रेखा है, तो ये व्यास हो गया। तो यहाँ पर देखो इसका जो फॉर्मूला होगा अर्धवृत्त की दूरी ज्ञात करने को होगा पाई R, और पूर्ण वृत्त की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा वो होगा 2 पाई R। ये होगा पूर्ण वृत्त और ये होगा वृत्त। पूर्ण वृत्त की त्रिज्या के लिए 2 पाई R ऐसे होगा। R तो हो गया दूरी, और 2 पाई एक वृत्त को पूरा करने में जो कोण बनता है वो होता है 360 डिग्री, और पाई का मान होता है 180। तो 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 हो जाएगा, और 360 डिग्री यानी कि 2 पाई और गुणा में R। R को हम दूरी लिखते हैं, R होता है दूरी। 2 पाई इंटू R इक्वल टू 2 पाई R। और अर्धवृत्त के लिए पाई R, पाई का मान 180 यानी कि ये अर्धवृत्त 180 डिग्री का कोण पाई R इक्वल टू वृत्त। ठीक है। अब देखना यहाँ पर कोणीय विस्थापन क्या होता है। वृत्त पर गतिमान कोई वस्तु किसी निर्देश रेखा से जो कोण बनाती है उसे कोणीय विस्थापन कहते हैं। ये सिंपल सी थ्योरी है, आप देख लेना इसको। यहाँ पर देखो इसकी विमा क्या होगी। विमा जो होगा इसका मात्रक जो होगा वो होगा कोण यानी कि रेडियन। और कोणीय विस्थापन एक अक्षीय सदिश है। रेखीय विस्थापन तथा कोणीय विस्थापन में जो संबंध होगा वो होगा एस वेक्टर इक्वल टू थीटा वेक्टर इंटू आर वेक्टर। आर वेक्टर जो होगा वो होगा रेखीय विस्थापन और थीटा वेक्टर होगा कोणीय विस्थापन, और एस इक्वल टू आर थीटा। कोणीय वेग क्या होता है। वस्तु के कोणीय वेग विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। अब देखो इसकी विमा और मात्रक देखते हैं। इसका जो मात्रक होगा वो होगा रेडियन बटा सेकंड, और विमा होगी m0 L0 t-1। ये सिंपल से थ्योरी के क्वेश्चन हैं, तो आप इनको देख लेना। यहाँ से कोणीय वेग अक्षीय सदिश है। कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में जो संबंध होगा वो होगा ओमेगा वेक्टर इंटू आर वेक्टर। आर वेक्टर होगा रेखीय वेग और ओमेगा वेक्टर होगा कोणीय वेग। और यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, v इक्वल टू ओमेगा आर, ये इसका फॉर्मूला होगा। अब देखना वेग में परिवर्तन डेल्टा वी वेक्टर इक्वल टू 2v साइन थीटा बाई 2। ये हमने इस फॉर्मूले को पहले पढ़ चुके हैं, डेल्टा वी वेक्टर इक्वल टू 2v साइन थीटा बाई 2। अब देखो आवर्तकाल t, आवर्तकाल क्या होता है, ये थ्योरी आप इनको पढ़ लेना।
वृत्तीय गति में किसी वस्तु द्वारा एक चक्कर पूर्ण करने में लिया गया समय, यानी कि कोई वृत्त है उसके अंदर कोई वस्तु है तो उसको एक चक्कर पूर्ण करने में जितना समय लगता है वो होता है आवर्तकाल। देखो घड़ी के सेकंड के कांटे का आवर्तकाल होता है 60 सेकंड, और घड़ी के मिनट के कांटे का आवर्तकाल होता है 60 मिनट, और घड़ी के घंटे के कांटे का आवर्तकाल होता है 12 घंटे। अब देखते हैं कोणीय त्वरण क्या होता है। कोणीय त्वरण क्या होता है? कोणीय त्वरण होता है वृत्तीय गति में किसी वस्तु के कोणीय वेग में होने वाले परिवर्तन की दर, यानी कि देखो त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, और कोणीय परिवर्तन क्या होता है? कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। सिंपल सा है, इसको कॉपी कर लेंगे हम। डायमेंशन एंड यूनिट क्या होती है? W/T, यानी कि ओमेगा बटा टी रेडियन बटा सेकंड स्क्वायर m0 L0 t-2 इसकी विमा हो जाएगी। रेखीय त्वरण का कोणीय त्वरण में संबंध ए वेक्टर इक्वल टू अल्फा वेक्टर इंटू आर वेक्टर। ये हो गया रेखीय त्वरण अल्फा वेक्टर आर वेक्टर, और कोणीय त्वरण ये हो गया अल्फा वेक्टर। एक समान वर्तीय गति में ओमेगा नियत है। तब देखो अगर कोई कण वर्तीय गति कर रहा है और उसमें ओमेगा यानी कि वेग नियत है, कोणीय वेग नियत है, तब अल्फा इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 0। ये आप देख लेना, थोड़ा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है तो आप देख लेना इसको। असमान वर्तीय गति के लिए तो परिमाण में चेंज होगा, यानी कि ओमेगा नियत नहीं है, ओमेगा बदल रहा है तो उसके परिमाण में चेंज होगा। अब देखना अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है। अभिकेंद्रीय त्वरण ये होता है, देखो वेग इसके अंदर चारों तरफ बदलता रहेगा, चारों दिशाएं बदलती रहेगी। अभिकेंद्रीय त्वरण का जो फॉर्मूला होगा वो AC इक्वल टू V//R। ये C होता है सेंट्रल, और ए होता है त्वरण, त्वरण सेंट्रल एक्सीलरेशन इक्वल टू V//R। ये एक फॉर्मूला है, आप याद कर लेना V//R। हम इसको लिख के देखते हैं तो क्या हमारे याद हो जाएगा। देखो V//R, AC इक्वल टू V//R, AC इक्वल टू V//R ये होता है। आगे देखते हैं। ये देखो V क्या होता है? ओमेगा R होता है। V यानी कि वेग, वेग क्या होता है? ओमेगा R। तो AC की जगह हम क्या लिखेंगे? ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर बटा R। देखना हम वेग को क्या लिखते हैं? वेग होता है ओमेगा, और मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि जो ओमेगा होता है कोण आ जाता है वहाँ पर R हो लग जाता है दूरी के लिए, तो V इक्वल टू ओमेगा R ये हो गया वेग। अब AC इक्वल टू V//R होता है, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन में R AC हो जाएगा, तो R से एक R कट जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर R बचेगा। तो कोणीय त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो होगा ओमेगा स्क्वायर R। केंद्रीय त्वरण का फॉर्मूला हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर R। अब केंद्रीय बल क्या होता है? देखो अभी केंद्रीय बल इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा है। बल क्या होता है? फादर इक्वल टू माँ, बल F इक्वल टू M में, तो केंद्रीय FC इक्वल टू M AC, और AC क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर R। यहाँ पर हम लिख देंगे FC इक्वल टू M ओमेगा स्क्वायर R। ये हो जाएगा, इसका जनरल सा फॉर्मूला है। अब इसकी डेफिनेशन देख लो। अभिकेंद्रीय बल वह बल है जो किसी एक समान वेग से वृत्ताकार गति करने हेतु आवश्यक है। यह बल वस्तु पर वृत्त की त्रिज्या के अनुदिश तथा केंद्र की ओर लगता है। यह जो बल होता है वो वस्तु की त्रिज्या के अनुदिश और केंद्र की तरफ यानी कि केंद्र के ऊपर लगता है, ये होता है। इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख लिया है, FC इक्वल टू M ओमेगा स्क्वायर R। विभिन्न स्थितियों में अभिकेंद्रीय बल इसका फॉर्मूला होता है। अगर टेंशन हो तो FC इक्वल टू M ओमेगा स्क्वायर R। तनाव के लिए स्थिति और अभिकेंद्रीय बल, देखो डोरी से केस एक पिंड को क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है, यानी कि ये एक डोरी है और इसको एक वृत्ताकार पथ में घुमाया जाता है, तो ये होगी त्रिज्या। तो त्रिज्या के लिए इसका वेग परिवर्तन होगा हमेशा, वेग यहाँ से यहाँ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ हो जाएगा, वेग और दिशा परिवर्तन होती रहेगी इसकी। तो यहाँ पर V इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R, यानी कि यहाँ पर ये खिंची रहेगी, ये जो डोरी है वो खिंची रहेगी, तो तनाव होगा उसमें। देखो डोरी में तनाव होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समतल मार्ग पर वाहन जब मुड़ता है, सड़क द्वारा टायरों पर आरोपित घर्षण बल, यानी कि सड़क जो होती है वो टायरों पर घर्षण बल लगाती है, जिसके कारण वाहन सड़क से जुड़ा रहता है। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। स्पीड ब्रेकर से गुजरता वाहन,
वाहन का भार या वाहन का घटक, इसके अंदर क्या हो जाता है कि वाहन की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है क्योंकि वो घर्षण बल नहीं लगता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूर्णन सूर्य द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल होगा, और किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन, ये होगा कूलॉम आकर्षक बल। यानी कि कोई परमाणु है, ये इसकी नाभिक है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, तो ये जो नाभिक के द्वारा जो बल लगाया जाता है उसको नाभिक आकर्षण बल बोलते हैं। तो ये हो जाएगा नाभिक आकर्षण बल, और इसको हम कूलॉम आकर्षण बल भी बोलते हैं। नाभिक आकर्षण बल को हम बोलते हैं कूलॉम आकर्षण बल। ठीक है, ये होता है अपकेंद्रीय बल। इस जड़त्वीय बल को ही अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल होता है जड़त्वीय बल, यानी कि ये विरोध करता है। अतः अपकेंद्रीय बल एक आभासी बल है जो कि केवल घूर्णन निर्देश फ्रेम के लिए ही अस्तित्व रखता है। अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। वर्क डन क्या होता है 90 डिग्री, तो एफ एस कोस 90 डिग्री, तो डब्ल्यू इक्वल टू 0। वर्क डन देखो ज़्यादा मत घूमना इसमें, तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू 0 होगा यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तो वर्क डन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु की एक निश्चित कक्षा में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, तब यह न तो ऊर्जा अवशोषित करता है और न ही ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इसका अर्थ है कि इसको ऊर्जा नियत रहती है, यानी कि जो नाभिक है उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, जो ऊर्जा है वो न तो कम होती है न ही ज़्यादा होती है। आगे देखते हैं, कंप्लीट कर देंगे हम आज इस चैप्टर को। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट नहीं करते और आप बिल्कुल भी, एक भी बात है दो भी बात है, वीडियो को एंड तक नहीं देखते हो बिल्कुल भी, तो एंड तक देखा करो वीडियो को। जब किसी उपग्रह को एक बार पृथ्वी के चारों ओर की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है तथा एक निश्चित वेग से घूमना शुरू कर देता है, इसकी बढ़ती गति के लिए ईंधन की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि अंतरिक्ष में हम किसी सैटेलाइट को छोड़ते हैं तो वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और इसका वेग जो है वो नियत रहता है, ओमेगा आर नियत रहता है, तो इसके अंदर ईंधन की आवश्यकता नहीं रहती, वह घूमता ही रहेगा अगर उसकी वेग निश्चित है। घूमते हुए प्लेटफॉर्म पर वस्तु का फिसलना। अब केंद्रीय बल होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर या एम ओमेगा स्क्वायर, तथा घर्षण बल होता है म्यू एम जी। ये इंपॉर्टेंट है, घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल का फॉर्मूला होता है म्यू एम जी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। म्यू एम जी होता है घर्षण बल का फॉर्मूला। अब देखना यहाँ पर इसके अंदर हम कंपैरिजन करेंगे घर्षण बल और अभिकेंद्रीय बल। देखो ये होता है म्यू एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। देखो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, म्यू जी आर इक्वल टू वी स्क्वायर, वी इक्वल टू म्यू जी आर का रूट, वी का मान होगा म्यू जी आर का रूट। देखो ये होगा म्यू जी आर रूट। यदि कोई वस्तु सर्कल में घूमती है तो उसका अधिकतम निकालने का फॉर्मूला, कोई वस्तु सर्कल में घूमती है तो उसका अधिकतम वेग निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, वी मैक्स इक्वल टू म्यू जी आर अंडर रूट। देखो ये इसका फॉर्मूला होगा म्यू जी आर। अधिकतम निकालने के लिए केवल ये यूज़ होगा। अब देखो यहाँ पर एक थ्योरी है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम इसको। घूमते हुए प्लेटफॉर्म पर घूर्णनक से आर दूरी पर स्थित एम द्रव्यमान की वस्तु को फिसलने से रोकने के लिए घर्षण बल द्वारा आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करना चाहिए। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल इक्वल टू घर्षण बल, ये हमने फॉर्मूला तो वो पढ़ लिया। देखो यहाँ पर अब देखो ये आता है साइकिल सवार का झुकाव। एक क्षैतिज मार्ग पर गति कर रहा साइकिल सवार जब वर्ताकार मार्ग पर मुड़ता है तो वह अंदर की ओर झुक जाता है, जिससे उससे अभिकेंद्रीय बल प्राप्त हो जाता है। यानी कि आप देखना 3 बल लगते हैं, एक बल लगता है एम जी, एक बल लगता है आर यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया बल, और एक होता है अभिकेंद्रीय बल। देखो कोई साइकिल सवार है वो झुकेगा तो वो अभिकेंद्रीय बल के कारण झुकेगा, जिसके कारण क्या होगा, वो केंद्र की तरफ आकर्षित करेगा अभिकेंद्रीय बल, जिसके कारण साइकिल गिरेगी नहीं। ठीक है, ये नॉर्मल सी थोड़ी है, आप देख लेना। आर साइन थीटा ये होगा, आर जो होगा वो प्रतिक्रिया बल होगा, आर साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर, ये समीकरण 1 बनेगा। और एक होगा आर कोस थीटा इक्वल टू एम जी। देखो अब ये डायग्राम देखना आप, ये रोड है और यहाँ पर ये साइकिल सवार है, तो यहाँ पर बाहर की तरफ तो लग रहा है एम वी स्क्वायर अपॉन आर यानी कि अभिकेंद्रीय बल, और ऊपर की तरफ प्रतिक्रिया आर कोस थीटा और नीचे की तरफ एम जी, और यहाँ पर हुआ है प्रतिक्रिया बल केंद्र की तरफ आर साइन थीटा।
तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन बनेगी आर साइन थीटा, वो होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर की तरफ। देखो इसके सामने जो है वो है एम वी स्क्वायर आर साइन थीटा होगा एम वी स्क्वायर आर के इक्वल में, तो ये होगा समीकरण 1। ये हो गया आर कोस थीटा, ये होगा एम जी के बराबर। तो समीकरण 1 को हम 2 में भाग देंगे, आर साइन थीटा बटा आर कोस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बटा आर एम जी। यहाँ पर देखो एम से एम कैंसिल, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, और आर से आर कैंसिल, टेन थीटा। अब टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर, ये बचेगा। अब वी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहाँ से हम फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं, अगर हमें कभी ज़रूरी पड़ी तो हम इसको वी स्क्वायर को चेंज करके भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक नोट देखना, इन्हीं कारणों से बर्फ़ पर स्केटिंग करने वाले अथवा हवाई जहाज़ मुड़ते समय अंदर की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल है, थोड़ा सा देख लेना। अब आता है सड़क का ढलाव। तो ये सेम है, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। अब यहाँ से वी का मान निकल जाएगा, वी इक्वल टू टेन थीटा जी आर रूट में। तो ये देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप देख लेना। वी का मान यहाँ से हो जाएगा टेन थीटा जी आर रूट। अब वाहन का पलटता है जब वह स्पीड ज़्यादा होती है उसकी, और वह अभिकेंद्रीय बल कम होता है। अभिकेंद्रीय बल कम होता है तो वाहन पलट जाता है। नियत अगर उसकी जो स्पीड है वो कम नहीं होगी, और अभिकेंद्रीय बल जितना ज़्यादा अभिकेंद्रीय बल लगता है उससे अधिक हम स्पीड रखेंगे तो वाहन पलट जाएगा। अब ये आर का मान क्या होगा देखना, जब कार अवतलाकार पथ से गुजरती है। कार है वो कोई अवतलाकार पथ से गुजरती है, यानी कि नीचे की तरफ ढलान है, तो आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर प्लस एम जी कोस थीटा। देखो अब कोई कार है वो अवतलाकार पथ से गुजरती है, तो यहाँ पर ये होगा एम जी, और यहाँ पर ये जो बल लगेगा एम जी कोस थीटा, और ये ऊपर होगा आर। यहाँ से इसका जो फॉर्मूला निकल के है वो होगा आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस में एम जी कोस थीटा, एम जी कोस थीटा और एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब ऐसे ही एक सिचुएशन हो जाती है जब कार उत्तलाकार पथ से गुजरती है। तब उत्तलाकार पथ से गुजरती है तब देखो एम जी कोस थीटा है वो इसके जस्ट नीचे की तरफ होगा, आर होगा इसके ऊपर की तरफ। देखो एम जी कोस थीटा है वो होगा इसके नीचे की तरफ, आर होगा इसके जस्ट ऊपर की तरफ, यहाँ पर होगा एम जी, और ये बनेगा एंगल थीटा। आर प्लस एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी कोस थीटा, एम जी कोस थीटा इक्वल टू आर प्लस एम वी स्क्वायर। यहाँ से आर का मान निकल जाएगा एम जी कोस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, इसके अंदर माइनस लग जाएगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। असमानवर्ती गति क्या होती है, देखते हैं असमानवर्ती गति। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे शेयर कर दो वीडियो को। एक समानुवर्ती गति क्या होती है, देखो यदि परिमाण और डायरेक्शन भी चेंज हो तो असमानुवर्ती गति होती है। असमानुवर्ती गति क्या होती है, यदि उसमें डायरेक्शन और परिमाण दोनों चेंज हो तो वो होती है असमानुवर्ती गति। एग्जाम्पल अभिकेंद्रीय बल और स्पर्शीय बल। ठीक है, ये हमने बता ही दिया कि वर्क डन हमेशा 0 होता है यदि कोण 90 डिग्री हो तो। अब देखो यहाँ पर है ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति, इसको देखते हैं। देखो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको याद कर लेना, ऊर्ध्वाधर तल में गति। देखो हम इसको देखते हैं, ये देखना आप इस डायग्राम में देखना। देखो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। ठीक है, यहाँ पर एक इसके सामने पॉइंट, एक इसके सामने पॉइंट, एक इसके सामने पॉइंट, एक इसके सामने पॉइंट और एक सेंटर में पॉइंट। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये हो गई आर और यहाँ से एक हमने पॉइंट और बना लिया, ये हो गया ट्राइंगल, और यहाँ पर ये जो कोण हो गया वो हो गया थीटा। अब देखो इसके दोनों सामने की तरफ हमेशा मान सेम होगा और ऊपर मान सेम नहीं होगा, आमने सामने का मान सेम होगा। यहाँ पर देखते हैं 3GR होगा इसका मान, ये रट लो, यहाँ पर होगा 3GR और यहाँ पर भी होगा 3GR का रूट, 3GR का रूट, 3GR का रूट। यहाँ पर होगा 5GR का रूट और यहाँ पर होगा GR। ठीक है, अब देखो सेंटर पर होता है 0। ये देखो ऊपर जाने पर वेग घटेगा, वेग जो होगा वो ऊपर जाने पर घटेगा हमेशा, और तनाव भी घटेगा। ऊपर जाने पर वेग और तनाव दोनों घटेंगे, और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वहाँ पर हमारा जो वेग है वो बढ़ेगा
और तनाव भी बढ़ेगा। ठीक है। और यह जो है एक असमानुवर्ती गति का उदाहरण है। वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा सुरक्षित रहती है। ये देखो, अब देखो ये है ऊर्ध्वाधर लूप में किसी बिंदु पर वेग। ये डायग्राम है, देख लेना। इसके फॉर्मूले जो होंगे वो आपको याद करने हैं। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। यदि u निम्नतम बिंदु पर वस्तु का प्रारंभिक वेग है, यदि u निम्नतम बिंदु पर वस्तु का प्रारंभिक वेग है, तब h ऊंचाई पर वस्तु का वेग दिया जाता है। तो देखो, वस्तु का वेग हमको ज्ञात करना है, हमको करना है v का मान याद। v इक्वल टू यू स्क्वायर प्रारंभिक वेग और 2gh इसका रूट 2gr। r क्या है? दूरी। और यहाँ पर दूरी ऊंचाई दे रखी है, तो दूरी की जगह आ जाएगा h। यहाँ पर आ गया h, ये हो गया 2g। और प्रारंभिक वेग को हम यू स्क्वायर माइनस 2gh, प्रारंभिक वेग होगा यू स्क्वायर, तो इसका रूट हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ से यू स्क्वायर माइनस 2g, अगर देखो r होता तो होगी दूरी क्या होगी? l इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। अगर हम r लिखेंगे तो r की जगह हमें लिखना होगा l इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। अगर हम r लिखेंगे तो r की जगह हमें लिखना होगा 1 माइनस कोस थीटा l। अब देखो इसके इक्वल में क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर माइनस में 2 जी, एच की जगह हम लिख देंगे l 1 माइनस कोस थीटा। ये फॉर्मूला बन जाएगा, इसका रूट हो जाएगा v इक्वल टू। ठीक है। केंद्र की ओर कुल बल होगा अभिकेंद्रीय बल T माइनस एम जी कोस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर एल। T माइनस एम जी कोस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बल। केंद्र की ओर कुल बल अभिकेंद्रीय बल होगा तो पिंड की डोरी या फिर पिंड में तनाव होगा तो टेंशन माइनस एम जी कोस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन एल। यहाँ पर टी यानी कि तनाव का मान क्या होगा? एम जी कोस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर एल। टी इक्वल टू एम जी कोस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर एल। यहाँ पर एक सुपर नोट निकल के आता है, यहाँ पर सारणी से स्पष्ट है। यानी कि टी ए का मान जो होगा, यहाँ पर हमने बताया था, ये देखो ये समझना आप, ये क्या है? ये जो डायग्राम दे रखा है ना यहाँ पर, ये वाला डायग्राम है। यहाँ पर 3gl का रूट, यहाँ पर 3gl का रूट, यहाँ पर 5gl का रूट, यहाँ पर gl का रूट। यानी कि ऊपर जाने पर वेग सबसे कम होता है और नीचे आने पर वेग सबसे ज़्यादा होता है। ये पॉइंट है ए और ये है बी, ये सी, ये डी, ऐसे पॉइंट है। तो यहाँ पर ए जो होगा वो सबसे बड़ा होगा और ए के बाद सबसे छोटा जो होगा वो होगा बी और उसके बाद होगा ये सी, ए बी सी, ये होगा। देखो, और बी और डी हमेशा समान होगी, ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट हमेशा समान होगी। अब देखना ऊर्ध्वाधर लूपिंग की क्रांति की स्थिति क्या होती है। यदि बिंदु सी पर तनाव शून्य है तब वस्तु ऊर्ध्वाधर वृत्त का ठीक एक चक्कर पूर्ण करती है। यदि बिंदु सी पर तनाव शून्य है तो वस्तु ऊर्ध्वाधर वृत्त का ठीक एक चक्कर पूर्ण करती है। वस्तु की एक क्रांतिक अवस्था कहलाती है। यदि टेंशन इक्वल टू 0 है तो एक चक्कर पूर्ण करने को क्रांतिक लूपिंग स्थिति कहते हैं, क्रांतिक अवस्था कहते हैं। क्रांतिक अवस्था में वस्तु की चाल को क्रांतिक चाल कहा जाता है। यानी कि इस अवस्था में जो वस्तु की चाल होगी वो भी क्रांतिक चाल ही होगी। अब देखो यहाँ पर एक सुपर नोट निकल के आता है, देख लेना आप ध्यान से। इसका अर्थ है कि वस्तु को ऊर्ध्वाधर वृत्त पूर्ण करने के लिए न्यूनतम बिंदु पर वस्तु का न्यूनतम वेग 5gl, यानी कि न्यूनतम वेग जो होना चाहिए वो होगा 5gl का रूट 5gl होना चाहिए न्यूनतम वेग। तो आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया वन शॉट में। तो वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको नोट्स वगैरह चाहिए, कोई भी कॉन्सेप्ट चाहिए फिजिक्स या मैथ के, तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लेना। पर डिस्प्ले कर दिए हैं उन पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।